हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, हम लोग अभी पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और पार्ट 7 में एपिसोड नंबर 7 था, जिसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे जस्ट पहले। तो वहाँ का दूसरा पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है उसका, वह आइए पूरा कर लिया जाए। तो चलिए, न्यूमेरिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके, P100 फिजिक्स में STP से। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एपिसोड नंबर 8 न्यूमेरिकल्स, जो 7 नंबर जो अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे थे, ठीक उसी का जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको आइए कर लिया जाए। तो राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन with L equal to 3, the possible value of the possible value of, क्या बताना है हम लोगों को? वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फॉर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका L का मान 3 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसका 3 है, उसके लिए कह रहा है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है √15 h/4π, और या √6 h/4π, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन √15 h/4π या √35 h/4π। ऑप्शन सी √12 h/4π और या √20 h/4π। एंड ऑप्शन डी √35 h/4π और √63 h/4π। या तो यह है क्वेश्चन, यह क्वांटम नंबर का बेस्ट क्वेश्चन है। जानते हैं कि क्वांटम नंबर पे बहुत सारे आएगा, 4 क्वेश्चन दे देगा। कभी हम प्रैक्टिस कराएंगे इस क्वेश्चन का कि वहाँ पर 4 सेट दे देगा किसी इलेक्ट्रॉन का ना, कि N, L और M और S, तो यानी कि Ml और Ms, ये 4 सेट देगा और कहेगा व्हिच वन इज करेक्ट फॉर ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यह सब यानी कि जो क्वांटम नंबर ना, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे टॉपिक तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अभी है। लेकिन हम अभी लिए हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्वांटम नंबर का। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो गया? हाँ, 1 मिनट मैक्सिमम टाइम आपको 1 मिनट मिलेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट मैक्सिमम। हाँ, हमारे कौन सा निशान होगा? देखिए ABCD में से कौन सा सही आंसर है? ABCD में से कौन सा सही आंसर? देखिए जल्दी। हो गया? चलिए, तो वीडियो को रोकिए और रोक करके तुरंत सॉल्व करके आंसर निकालिए। फिलहाल मैं अब आंसर बताऊं, कर चुके हैं तो आंसर बताऊं। आइए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। √35 h/4π या √63 h/4π, दिस विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन ये है, क्या, क्यों, कैसे। P100 फिजिक्स में STP सर। क्लियर? तो चलिए, क्या, क्यों, कैसे, आइए देखा जाए क्या, क्यों, कैसे। ये सब हटा दे, चलिए बाकी सब ऑप्शन हटा दीजिए। जो आंसर है इसको भी हटा दीजिए। √35 h/4π या √63 h/4π। चलिए याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए, और अब इसका आंसर देखा जाए कि ये कैसे, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए, जानते हैं कि क्वांटम नंबर
ना, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, तो एंगुलर क्वांटम नंबर जे से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता ही क्या है, तो एल प्लस माइनस यस होता है। मीन्स कि कहीं पर भी एंगुलर क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो जे से रिप्रेजेंट करेंगे, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्लस माइनस एस। एल की वैल्यू दी हुई है, देखिए ना, एल की वैल्यू दी हुई है 3 और यस की वैल्यू क्या हो सकती है, तो यस की वैल्यू या तो हाफ प्लस होगी या तो एस की वैल्यू माइनस हाफ होगी। हो गया। अब जा देखिएगा, तो जब यस बराबर प्लस हाफ लेंगे तो जे का मान दूसरा होगा, जब यस बराबर माइनस हाफ लेंगे तो जे का मान दूसरा होगा। चलिए अब तो जे का मान क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है जे का मान, तो 3 प्लस, जब हम प्लस ले रहे हैं तो प्लस हाफ, जानते हैं यस की वैल्यू हमेशा हाफ होती है, तो जे की वैल्यू कितनी हुई, 5/2 हुआ, है ना, 5/2 हुआ। और जब जे की वैल्यू देखिए या तो ये होगा या नहीं तो या क्या हो सकता है, 3 माइनस हाफ, तो जे का मान कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर जैसा, हाँ ये कितना हो गया भाई, ये 7 आ जाएगा ना, ये देखिए प्लस है तो ये 6 + 1 7/2 हो जाएगा, 7/2। और इसको जैसे देखिएगा 6 - 1 5/2, तो या तो ये वैल्यू 7/2 होगी या तो ये 5/2 होगी। तो अभी ये क्या मिला है हम लोगों को, ये क्या है, ये है हम लोगों का अभी एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जे बराबर आप जानते हैं कि होता क्या है, तो यह एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर पूरा नाम क्या है इसका, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए तो या तो यह नहीं तो यह, ये हो सकता है। तब हाँ अब इसे हटा दें, चलिए अब कहते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होता है। देखिए अब यहाँ एक शब्द जुड़ जाता है टोटल, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होता है, तो जे टोटल बराबर क्या होता है, √, देखिए अभी कैपिटल जे है, ओके, तो अब ये क्या होता है, तो जे जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आया हुआ है जे, फिर जे + 1 याद रहे, और रूट के बाहर h/2π होता है ना, क्या होता है, h/2π, रूट के बाहर h/2π। अब तो देखिए अब ये अंडरलाइन करिए, पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला अंडरलाइन करिए इसको, ये इतना तुरंत याद करिए, कर लिया। तो जे टोटल बराबर कितना हुआ, अब चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं पहली वैल्यू क्या संभव है, तो जे टोटल लिख दीजिए यहाँ पर, तो जे टोटल बराबर कितना हुआ, अंडर रूट में क्या था भाई, पहला मान लिया जाए 7/2, तो पहला मान लिया जाए 7/2, तो 7/2 या 5/2 पहले ले लें, चलिए तो 5/2 पहले ले लेता हूँ, फिर देखिए जे + 1 5/2, फिर +1 इंटू h/2π बराबर क्या हुआ, अंडर रूट 5/2 इंटू, अंदर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ 2 और 5 7/2, तो 7/2 हो गया, बाहर h0/2π लगा हुआ है, सॉल्व कर दीजिए, अब इसको और छोटा कर दीजिए, कर देंगे, तो अब देखिए कितना आ गया, हाँ आ जाइए, तो ये बराबर कितना हुआ, तो यदि इसे सॉल्व कर दिया जाए तो यहाँ पर देखें 7 × 5 35 हो गया, √2 है तो एक 2 बाहर निकल गया, आया कितना 35 इंटू h/2π पहले से 2 यहाँ से जा रहा 4 हो गया, h/4π मीन्स कि 35 वाली वैल्यू सही है, तो एक वैल्यू आया इसका
आइए आंसर इसका। हाँ, अब एक देखिए 5/2 वाला हम लोग लिए हुए हैं, अभी 7/2 वाला बचा हुआ है। तो पहली वैल्यू जे टोटल, पहली वैल्यू क्या आई? तो पहली वैल्यू आई √35 इंटू h/4π, ये एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू देखें, जे टोटल बराबर कितना हुआ? जे टोटल बराबर अंडर रूट क्या 7/2 वैल्यू है, तो 7/2 और यहाँ क्या है 7/2 + 1 इंटू h/2π हो गया। अब जे टोटल बराबर क्या होगा? √7/2 इंटू 2 और 7 3, देखो ये 2 हो गया और 7, तो 2 और 7 9, देखिए 2 और 7 9/2 इंटू h/2π हो गया। आइए अब जे टोटल बराबर क्या हुआ? जे टोटल बराबर क्या हुआ? यह 9 × 7 63, और यहाँ से 2 4 हुआ, 4 का रूट निकल के गया बाहर, तो 2 में मल्टीप्लाई हुआ, तो इंटू h/4π, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो एक आंसर देखिए, मीन्स कि अब ये क्वेश्चन क्या हुआ कि जो पूछा गया आपसे टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन जिसका L का मान 3 है, वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका L का मान 3 है, जिमुथल क्वांटम नंबर 3 है, तो उसका टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर कितना होगा? तो उसका टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर या तो √35h/4π होगा, या नहीं तो √63 इंटू h/4π होगा। ये दोनों तो जो सेट दिया गया था डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाँ नोट करिए जल्दी से, हाँ जल्दी नोट करिए फास्ट। हो गया? हो गया? क्लियर कर लिया? नोट कर लिया फर्स्ट क्लास? चलिए, तो अब ये फार्मूला मत भूलें, है ना, याद रहे। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Compton effect, in Compton scattering of X-rays, recoiled electron has maximum energy, काइनेटिक एनर्जी कब? नंबर 1 ए ऑप्शन व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बी ऑप्शन व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सी ऑप्शन व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, डी ऑप्शन व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ हमारी आंसर फटाफट अभी पढ़े आप कॉम्पटन इफेक्ट, अभी बताया हूँ कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। जल्दी सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। हो गया? हाँ कौन सा आंसर हुआ? इन कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि किस एंगल पर स्कैटरिंग हो, थीटा जानते हैं क्या है एंगल ऑफ स्कैटरिंग,
थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, तो किस एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जानते हैं जब एक्स फोटॉन, यानी कि जब एक्सरेज का फोटॉन जा करके इंसिडेंट करता है कार्बन एटम पर, कार्बन एटम पे जब इंसिडेंट करता है फोटॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन से उसका कोलिजन होता है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल कर जाता है, यानी कि अपने एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो जब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जब वो बाहर निकल जाता है तो किस एंगल पर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर, यानी कि फोटॉन किस एंगल पर स्कैटरिंग हो उसका, स्कैटरिंग को हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं, तो किस एंगल पर वह मैक्सिमम एनर्जी होगा उसका इलेक्ट्रॉन का। चलिए तो अभी आइए क्या करेंगे आप भाई, तो मैकेनिक्स में पढ़े हुए हैं आप कि जब भी कहीं पर इलास्टिक कोलिजन हो रहा होता है, तो जैसे मान लीजिए जा करके कोई बॉल है, एक बॉल है और जा करके जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि कोई बॉल है, सपोज करिए कोई बॉल है और ये वाला बॉल आ रहा है, ऐसा कोलिजन हो रहा है इस पर। ओके, तो जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो जानते हैं कि दोनों बॉडी आपस में चिपक जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक, इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। तो जब यह आ करके कोलिजन करेगा, ओके, और यदि यह यहीं रुक गया तो अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया होगा। यह एक केस हो गया। दूसरा केस हुआ, यदि यह कोलिजन के बाद भी, यदि यह मोशन में है, यह वाला पार्टिकल जो आकर के टकरा रहा है, यदि यह कोलिजन के बाद यह मोशन में है तो क्या होगा, तब इसके पास उतनी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी जितना पहले वाले केस में जब रुक गया था तब ट्रांसफ़र हुआ था। ये दूसरा हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि जब यह आ करके कोलिजन हुआ और यह कोलिजन के बाद में वापस चला जाए, तो जब वो कोलिजन के बाद में वापस चला जाएगा तो जानते हैं कि ऐसे केस में जो मैकेनिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक बॉल है जा करके दीवार से टकराता है और फिर उसी वेग से वापस चला जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा था, ऐसे सिचुएशन में जब ये जा करके टकरा है तो मास इसका m है और वेलोसिटी इसकी u है, तो जाते समय इसका लीनियर मोमेंटम mu हुआ और टकराते समय इसका लीनियर मोमेंटम कितना हुआ, -mu हुआ। तो टोटल चेंज इन द मोमेंटम कितना होता है, -2mu। किसके में, बॉल के लीनियर मोमेंटम में कितने का चेंज हुआ, -2mu। और कितना ट्रांसफ़र किया लीनियर मोमेंटम, कितना ट्रांसफ़र किया, तो +2mu, और उसी के कारण दूसरे वाले पर फोर्स लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यह कोलिजन हो करके, जब यह फोटॉन टक्कर कर करके वापस जाएगा, बैक जाएगा, यानी कि जब थीटा का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तब यह मैक्सिमम इसको लीनियर मोमेंटम का ट्रांसफ़र मिलेगा। और जब मैक्सिमम ट्रांसफ़र मिलेगा तो इस पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इसका लीनियर मोमेंटम मैक्सिमम होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि ई बराबर होता है क्या, p²/2m। ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर p², लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर/2m होता है। ओके, तो दिस वाज द कंसेप्ट एंड देयरफॉर किस पर मारना था निशान, इस पर 180 180 डिग्री, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या था इक्वेशन, लेम्डा डैश बराबर क्या था, लेम्डा प्लस h/m0c इन द ब्रैकेट 1 - cos थीटा, है ना। देखिए तो जब यह cos थीटा और इसी सिचुएशन, यह वही सिचुएशन है कि अब देखिए ये इशू जब इधर करते हैं तो आप इसी को लिखते हैं डेल्टा लेम्डा बराबर क्या होता है, तो h/m0c लिखते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है 1 - cos 180 हो गया। और ये cos 180 बराबर किसके हुआ, तो डेल्टा लेम्डा बराबर हुआ h/m0c इंटू ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि कितना आया 2h/m0c। यस, दिस इज द टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंट वेवलेंथ। तो देख रहे हैं कि यही वह सिचुएशन है कि जब मैक्सिमम चेंज होता है वेवलेंथ में। तो ये कहा जाए कि वेवलेंथ में मैक्सिमम चेंज कब होता है, तब आप कहेंगे कि थीटा का मान जब 180 डिग्री होता है तब होता है। और यही वह केस है जब कहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को कब मिलेगी, तो जब एंगल 180 डिग्री होगा तब मिलेगा। कितना, तो चेंज कितने का, इतने का। ओके, और यानी वह वाला सिचुएशन कि देखिए जब गया ये फोटॉन, टकराया और टकरा करके फिर ये वापस आ गया ना, वापस आ गया, ये है केस। तो इस सिचुएशन में ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी है, ये काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्स हो जानी है। क्लियर, ओके, चलिए और आगे
अगला क्वेश्चन, हाँ आ जाइए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब है पॉइंट हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हाँ चलिए देखिए भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the ground state, in the ground state of hydrogen, each hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The kinetic energy of hydrogen, the kinetic energy of hydrogen in first excited state, तो याद रहे काइनेटिक एनर्जी बतानी है, फर्स्ट स्टैटिक स्टेट में बतानी है। दो शब्दों पे ध्यान देंगे क्वेश्चन में, इस तरह से क्वेश्चन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दो शब्दों पे ध्यान देंगे। और ऑप्शन देखिए दिया हुआ है क्या क्या, ए 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? चले तो हाँ मारिए निशान किसी एक पर, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, मारिए। हाँ, विच वन इज द करेक्ट, चारों में से कोई एक सही है, देखिए कौन सा सही है चारों में से। हो गया भाई? चलिए, तो आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए कैसे, तो कैसे होगा, चलिए देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्राउंड स्टेट में इसकी कुल एनर्जी कितनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्राउंड स्टेट में इसकी कुल एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी ई टोटल दिया हुआ है, ई टोटल ना, और है कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वही दिया हुआ, कोई नई वैल्यू नहीं है, यही होता ही है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला था आपसे, तो चलिए भाई, तो ई टोटल कहाँ पर, फर्स्ट
एक्साइटेड स्टेट। तो इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ई टोटल बाबा कितना हो गया, तो इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n बराबर कितना होगा ना, n बराबर कितना होगा, तो n इक्वल टू 1, क्योंकि n बराबर 2 में गया होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स क्या, n बराबर 2 हो गया, तो n बराबर 2 होगा, तो बराबर कितना हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2। तो जानते हैं कि n बराबर जब 2 होता है तो ये वैल्यू कितनी आती है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 हो गया, और 4 से डिवीजन करेंगे तो 3.4 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये था ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 1 था, और ये स्टेट था n बराबर 2, और बाकी सभी लाइंस जो है ऊपर होती हैं, तो इनको छोड़ दीजिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड स्टेट ये था, ये अपने फर्स्ट ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में है, वह यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब इसकी एनर्जी कितनी है, यही इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर इसकी कुल एनर्जी कितनी है, तो याद देखिए जो आया है वैल्यू, यहाँ पर कुल एनर्जी इतनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर। अब आपको यहाँ पर एक क्लियर होना होगा कि कुल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वह 100% अब आपको यहाँ पर श्योर होना होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, कुल एनर्जी कितनी होती है, ये 100% यहाँ पे श्योर होना होगा, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए अब आ जाइए, हो गया ये टॉपिक पर इतना नोट कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूँ। कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, आइए उसको देख लिया जाए, कैसे सॉल्व करेंगे आप ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक, हाँ तो हाँ आ जाइए। देखिए अब पहली बात ये रहा कि काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है। अब पहले पोटेंशियल ले लिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं कि माइनस होती है पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E अपॉन R होता है ना। तो यह ZE इंटू E 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ZE स्क्वायर लिख देते हैं। ये आपकी है पोटेंशियल एनर्जी। और कीप इन माइंड ऑलवेज कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह पोटेंशियल एनर्जी का आधा होती है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होती है, मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो यह इसका आधा और पॉजिटिव होता है। याद करने का तरीका आप चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, चलिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं होता है हाफ mv² होता है ना। अब जब यहाँ पर आप हाफ mv का मान रखेंगे, वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, वही अभी जो हम लोग बोर मॉडल में भी वेलोसिटी का फार्मूला निकाले हुए ना, वही वैल्यू आपको रख देनी है। तो जब यहाँ पर v का वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 1/2 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी, v का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, m कैंसिल होगा और एक वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R। ये वैल्यू आ जानी है, एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी की। हो गया। अब जा देखिए भाई, तो हाँ जैसा इसको हटा दूँ, आइए देखिएगा। अब तो जब यह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R हो गया। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, देखिए टोटल एनर्जी कितनी हो गई। तो यदि टोटल एनर्जी कहा जाए कितनी हुई, आ जाए टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो E टोटल बराबर कितना, दोनों का सम कर दिया जाए तो काइनेटिक पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम कर दीजिए। ओके, देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखिए यहाँ पर माइनस, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ZE स्क्वायर अपॉन R प्लस, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आई है इसका सम करिए,
तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZD²/r। अब इन दोनों का सम कर दीजिए। ये जब दोनों का सम कर लो करेंगे तो क्या मिल रहा है देखिए, ई टोटल बराबर कितना हुआ, इसमें से माइनस हो जाएगा, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 हो गया नीचे, एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर है 1, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो मिला क्या आया, यानी आंसर आया माइनस में। तो माइनस ZE² अपान क्या 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये है टोटल वैल्यू, हो गया। ओके, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अब आपसे कहेगा कि यदि कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो बताओ कि कुल एनर्जी कितनी होगी, या यदि पोटेंशियल एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो बताओ कि उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। तो ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पर जो मैं सिखाया हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी याद करिए, काइनेटिक याद करिए, काइनेटिक का मेन रिजल्ट कितना है, ये काइनेटिक का मेन रिजल्ट कितना, देखिए ये वाली लाइन, इसको याद करिए, इसको याद करिए, और टोटल एनर्जी कितनी आई है पहले इसको याद करिए। ये 3 लाइनें तुरंत याद करिए। कर लिया, हो गया। अब आइए इनके बीच में रिलेशन क्या है, आइए जरा देखा जाए आपस में। यदि ये लाइन आपको याद है तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक चीज़ पहले ध्यान रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस नहीं होती और पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस नहीं होती और पोटेंशियल कभी पॉजिटिव नहीं होती। पोटेंशियल पॉजिटिव कहाँ पर होगी, कब होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जीरो होगी, कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर। अब वह चाहे ग्रेविटेशन का केस हो, हाँ किसी सैटेलाइट की बात हो रही हो, चाहे वह ग्रेविटेशन का केस हो, या वह केस जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मॉडल का केस हो, दोनों ही केस में एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट है वह एक ही है। आइए अब मैं यदि आपसे कहता हूँ ना, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ है आपको दिख रही है और टोटल एनर्जी यहाँ दिख रही है, क्या देखिए दोनों में अंतर किस बात का है ना। तो आप कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हुआ, तो दोनों तो बराबर हैं, साइन में केवल अंतर है। इसका मतलब यह हुआ कि काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसमें ई टोटल। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ई टोटल, याद हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ई टोटल होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ई टोटल होता है। हाँ, एक माइनस बाहर रहेगा। अब ई टोटल की बात करें, अब जरा देखिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हुआ, माइनस, जब ई टोटल हम कहेंगे लिखने के लिए तो आप ये वैल्यू रखेंगे ना, ये वैल्यू रखेंगे ना, तो जब आप साइन के साथ रखेंगे ना इसका, तो माइनस ZE² अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r रखेंगे तब आप ऐसे। अब ये बाहर का माइनस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आया, प्लस हुआ, प्लस क्या, ई टोटल। हो गया, हो गया। ई टोटल के बजाय हम लोग वैल्यू रख दें तो प्लस क्या, ZE² अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, पॉजिटिव साइन हो गया, दैट इज द आंसर। देखिए, और यही होना चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी बराबर 8 पाई एप्सिलॉन ZE²/r, तो दैट इज द आंसर। यानी कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी बराबर, अब 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बटा 2, पोटेंशियल एनर्जी गुणे 2 ना, बराबर टोटल एनर्जी बराबर माइनस टोटल एनर्जी। किसमें निशान मारेंगे, सामने दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, इस पे मारना है निशान। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ई टोटल, अंडरलाइन करिए, रेड पेन से घेरिए उसको, कि काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ई टोटल, अंडरलाइन करिए, भूल जाएगा, पक्का भूल जाएंगे, जब वहाँ पर जा कर के सब बात ना 4 ऑप्शन सामने आएगा बस कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ठीक से नोट करिए। चलिए अब यही काइनेटिक एनर्जी बराबर मैं दूसरे फॉर्म में दिखाता हूँ आपको। देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है, तो देख रहे हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी माइनस यहाँ पर भी है,
तो यदि ऐसे कर दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी, दूसरा रिलेशन देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में माइनस होता है, तो इसलिए हमको यह होता है प्लस, तो इस प्लस को हटाने के, माइनस को हटाने के लिए हमको एक माइनस लेना होगा ना, और तभी उस माइनस में माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा, इसलिए माइनस। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस क्या, हाफ देखिएगा, हाफ 1/2, 1/2 किसका, 1/2 पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसका मतलब क्या हुआ भाई कि हम लोग चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या ले सकते हैं, देखिए देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या ले सकते हैं, ये 2 इधर जाएगा, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो नया रिलेशन लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, अंडरलाइन करिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 गुणे काइनेटिक एनर्जी, माइनस में पोटेंशियल एनर्जी बराबर, देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये है, माइनस लगा देंगे, ये वैल्यू आ जानी है। हो गया, ओके। अब आ जाइए, तो अब अपने क्वेश्चन पे चलिए, अपने क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब जा देखिए, इस ऊपर वाले लाइन को आप ले लीजिए, काइनेटिक एनर्जी पूछा था ना, देखिए काइनेटिक एनर्जी पूछा था, और होता है क्या, माइनस, है ना, देखिए होता है माइनस क्या, ई टोटल। अब वहाँ पर ई टोटल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ई टोटल का मान कितना आया था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था ना। अब देखिए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो गया, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हुआ, प्लस कितना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या आया, यस दिस इज द आंसर। लेकिन इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये भूल जाएगा, पक्का भूलेगा। तो क्या करिए, अच्छी तरह से इसको रफ पेज पर लेकर के, रफ पर इसको कई बार प्रैक्टिस करके ठीक से समझिए इसको मैं कैसे कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद करिए, अंडरलाइन करिए सारे लाइन। हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए। हाँ नोट करिए, फास्ट नोट करिए, पहले नोट करिए तब आगे बढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, V का मान रखते हैं तो ये वैल्यू इतनी आ जाती है, यानी कि इतनी आ जाती है। तो यह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू याद करिए, पोटेंशियल वैल्यू ये है, और टोटल की वैल्यू अभी हम निकाले थे यहाँ पर। ई टोटल कितना आया था, फिर से लिख दे रहा हूँ, ई टोटल कितना आया था, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZD²/R, ये टोटल था। अब इनके बीच मेन पॉइंट था, इनके बीच का रिलेशन आपस में निकलना कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी, और टोटल एनर्जी कितनी, और इनके बीच आपस में रिलेशन क्या है। हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सब बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है भाई, आना ही आना है। तो आप देखिए ये बातें सब तैयार हो गई, और इसीलिए आपके एग्ज़ाम के पहले मैं ये सब करवा रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो आपका एग्ज़ाम में फंसे। और हाँ, एग्ज़ाम की समय अब इस समय पढ़ेंगे, भूलेगा भी नहीं, सब तैयार होगा आपका, क्योंकि लर्निंग पावर एग्ज़ाम के समय बढ़ जाता है। आ जाओ, हाँ अब है पॉइंट हम लोगों का, अब है पॉइंट हम लोगों का कि अब थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थ्योरी है नहीं, तो आइए थ्योरी के पहले अभी दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। और हाँ थ्योरी पर ही चलते पहले, चलिए आ जाइए। हाँ थ्योरी पढ़ लेते पहले, चलो भाई। हेडिंग, अब यहाँ पे थ्योरी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसा कि अभी मैं बोला था आपको, लास्ट वीडियो में करवाने वाले हैं सब। तो बिल्कुल ये एक स्टेप कहीं पर भी छोड़िएगा नहीं, कोई भी लाइन छूटे नहीं। स्पेक्ट्रम क्या होता है,
स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है और बहुत सारी बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राइट द स्पेक्ट्रम, हेडिंग करिए स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम होता ही क्या? तो बहुत ही स्पेक्ट्रम का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, आप क्या करिए, प्रिज्म ले लीजिए और वाइट लाइट उस प्रिज्म से पार कराइए। तो जब पार जाएगी लाइट, तो जानते हैं कि मटेरियल और लाइट के बीच इंटरेक्शन होता है। जो प्रिज्म का मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, और जो वाइट लाइट है, तो लाइट इंटरएक्ट विथ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड विच इज द रूट काज बिहाइंड द डिस्पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पर्सन? तो डिस्पर्सन मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स इज नोन एज द डिस्पर्सन। मीन्स कि जब कभी वाइट लाइट को प्रिज्म पे इंसिडेंट कराते हैं तो यह वाइट लाइट कई पार्ट में टूट जाती है और एक कलरफुल हमको बैंड मिलते हैं। वही जो बैंड बनता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यह तो हो गया समझने के लिए। अब इसका द बेस्ट एग्जाम्पल, जानते हैं कि बरसात के बाद में इंद्रधनुष बनता है, रेनबो। तो जो रेन ड्रॉप होती है, पानी की जो बूंद होती है ना, रेन ड्रॉप, वह स्पेस में हैंग कर जाती हैं। जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वह स्पेस में हैंग कर जाती हैं। वो स्पेस में हैंग करके वो क्या बनाती हैं? वह जस्ट बिहेव्स लाइक द प्रिज्म, वह प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है। तो जब सन की रेज, और हमेशा जानते हैं कि रेनबो देखने के लिए सन किधर होना चाहिए? तो सन आपके पीठ की तरफ होना चाहिए, बैक में होना चाहिए सन। यानी कि जिधर रेनबो बनेगा, तो आप जिधर माउथ करेंगे रेनबो को देखने के लिए, तो सन का सिचुएशन उसमें जस्ट आपके बैक साइड में होगा, पीछे होगा आपके। ओके, तो जब आप जैसे मान लीजिए कि पूरब दिशा में यदि रेनबो बना हुआ है और आप उसको देख रहे हैं, पूरा माउथ करके देख रहे हैं, तो सन अवश्य पश्चिम में होगा, तभी वह पूरब में बन रहा होगा। ओके, तो रेनबो का फॉर्मेशन, तो जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है दैट इज ड्यू टू द डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया भाई? चलो, तो अब जा देखो भाई, तो हम लोग बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो जो रेनबो है, तो जो रेनबो का विवग्योर, यानी 7 कलर में जो व्हाइट लाइट हमारी टूट करके बनी है, डिफरेंट पट्टी दिखाई पड़ती, कलरफुल पट्टी दिखाई पड़ती है, तो वही उसी को आप कहते हैं ना स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब नाउ द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम? तो अब इस स्पेक्ट्रम को बातें तो समझ में तो आ गया कि हाँ, वो कलरफुल जो बैंड होता है वही स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन अब आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि स्पेक्ट्रम इज द, राइट द लाइन, स्पेक्ट्रम इज द मैट्रिक्स, spectrum is the matrix of wavelength. Spectrum is the matrix of wavelength, यानी कि स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम इज द मैट्रिक्स ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या निकला कि द arrangement of different colors in order, यानी कि किसी रेगुलर पैटर्न में हो। इन ऑर्डर मीन्स रेगुलर पैटर्न। ओके, जैसे विवग्योर ना, जैसे विवग्योर ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यही हम लोग का कलर का ऑर्डर होता है। क्या? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो दिस इज द कलर ऑर्डर है ना। एक ऑर्डर में जब हम कलर को रखते हैं, तो अब कलर का सेंस होता है वेवलेंथ से। कलर किसका करस्पॉन्डिंग है? वेवलेंथ। तो हम कहें कि या तो जब डिफरेंट कलर को एक ऑर्डर में घटते क्रम या बढ़ते क्रम में रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो यदि वेवलेंथ की भाषा में बोला तो देखिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की हो गई, फिर वेवलेंथ किसकी होगी? ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडिगो की, फिर वायलेट की। और यदि मैं फ्रीक्वेंसी के फार्म में बोलूँ तो देखिए, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो देखिए, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी, फिर ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वायलेट की ना। तो ओके,
तो यह इसी को हम लोग कहते हैं। पहली बात यह है कि स्पेक्ट्रम होता ही क्या है। तो फॉर एग्जांपल अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह सभी कलर के चौक नहीं है, अदरवाइज मैं सभी कलर का चौक बना के दिखाता भी आपको। तो जैसे हमारी एक बैंड इसका हो गया, दूसरा बैंड इसका हो गया, तीसरा बैंड इसका हो गया, चौथा बैंड इसका हो गया, पांचवा इसका हो गया, या तो ये डिफरेंट देख ना, तो ये डिफरेंट बैंड्स। अब ये डिफरेंट बैंड है ना, ये डिफरेंट बैंड है, ये डिफरेंट बैंड है, ये सब डिफरेंट बैंड है ना, आपस में दूसरे से मिक्स होते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं ना स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा जाए कि स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, नाउ राइट द पॉइंट, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कितने टाइप होते हैं? तो अब लिख दीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। नंबर वन इमिशन स्पेक्ट्रम, नंबर वन इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। और नंबर दो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी इमिशन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हुआ? तो इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि लाइट मिल रही होगी, यानी कि वहाँ पर एनर्जी प्रेजेंट है। और एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब हो गया, जो एब्जॉर्ब मीन्स अवशोषित हो गया। और यहाँ पर इमिशन मीन्स उत्सर्जन, यानी कि जिसका उत्सर्जन हो रहा होगा, यानी कि लाइट मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ बड़ी साफ शब्दों में कि यह स्पेक्ट्रम कैसा होगा, यह स्पेक्ट्रम ब्राइट होगा। यानी दूसरे शब्दों में क्या, यानी कि एनर्जी ना, यहाँ पर एनर्जी प्रेजेंट होगी। तो जब एनर्जी प्रेजेंट होती है तो उसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ठीक इसकी का उल्टा देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होगा? पक्का है, अवश्य डार्क होगा, अवश्य डार्क होगा। एब्जॉर्ब हो गई है एनर्जी, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है उसकी जगह तो खाली हो गई ना, तो एनर्जी डार्क। तो इसे यह स्पेक्ट्रम हमेशा ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डार्क होता है, तो यह डार्क स्पेक्ट्रम होगा। और बात करें यदि एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होगी? तो एनर्जी यहाँ पर थी क्या, एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट थी, लिख दीजिए यहाँ प्रेजेंट। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर अवश्य ही एनर्जी एब्सेंट हो गई होगी। मीन्स कि एनर्जी, लैक ऑफ द एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी नहीं है। तो जहाँ एनर्जी नहीं है वह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और जहाँ एनर्जी है वो ब्राइट स्पेक्ट्रम है, उसे इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेक्ट्रम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता क्या है और स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है? तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? नाउ यू नो वेल व्हाट इज द स्पेक्ट्रम। कितने टाइप का होता है? दैट इज टू टाइप्स। अब ये बनता कैसे है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, देख लिया आपने, क्या नोट कर लिया पूरा सब कुछ? जल्दी नोट करिए। अब हम एक एक को लेकर के डिस्कस करते हैं। अब हम जाते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम देखने कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। आप इमिशन स्पेक्ट्रम का हमको कुछ एग्जांपल दीजिए, तब तक सोचिए। इमिशन स्पेक्ट्रम का कुछ एग्जांपल सोचिए तब तक आप। सोचिए जल्दी। इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल सोच लिया? चलिए लिख दिया कॉपी में। चलो अब मिलाइए। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फोन, ये सब के सब किसके एग्जांपल हैं? हाँ, इमिशन स्पेक्ट्रम के एग्जांपल है। चलिए अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कोई एक एग्जांपल सोचिए जब तक। हाँ जल्दी सोचिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कोई एक एग्जांपल लिखिए कॉपी में जल्दी, हमारे बताने के पहले। ये सब बहुत बेसिक है, जरूर पढ़े होंगे। लिख लिया? चलिए, नहीं लिखे अभी तो इंतज़ार करिए, मैं बता रहा हूँ आपको। आइए अब एक एक को हम लोग लेकर के डिस्कस करने जाते हैं कि ये होता क्या है। आइए अब है हम लोग लेते हैं स्पेक्ट्रम, दो पार्ट था, तो अब हम लोग ले जाते हैं नंबर 1 इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम
ओके। और इमिशन स्पेक्ट्रम में अब यह इमिशन स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होगा, तो अब यह इमिशन स्पेक्ट्रम देखिए कितने टाइप का हो रहा है, वेरी फैंटास्टिक। तो अब ये होगा इमिशन स्पेक्ट्रम 3 टाइप का। ओके, तो 2 और ये थर्ड टाइप, ये फर्स्ट टाइप। तो इमिशन स्पेक्ट्रम, सवाल है कि इमिशन स्पेक्ट्रम, तो इमिशन स्पेक्ट्रम जानते हैं कि अभी बताया क्या होता है, यानी कि एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो जब एनर्जी प्रेजेंट होती है, जो पॉजिटिव होता है, एनर्जी प्रेजेंट जहाँ पर होती है, जो ब्राइट होता है वहीं पर, जैसे लाइट है तो लाइट है, चमक रहा है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम। और लाइट चली गई, डार्क सब कुछ हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाँ, समझने के लिए। ओके, लेकिन बनता कैसे है, मैं पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूँ आपको। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कहीं पर भी, ओके, यहाँ पर जब कहीं पर कोई भी हॉट बॉडी या कोई भी लुमिनस बॉडी ना, इनकैंडिसेंट जिसको बोलते हैं, तो जब कहीं पर कोई लुमिनस बॉडी एनर्जी रिलीज कर रही होती है, तो जो उसका स्पेक्ट्रम होता है वह हमेशा ही, यानी एनर्जी कहीं से मिल रही हो किसी बॉडी से, चाहे उसे टेम्परेचर के कारण मिल रही हो या चाहे वह किसी दूसरे रीजन से मिल रही हो, यानी कि एनर्जी बाहर इमिट हो रही हो। ओके, तो यदि एनर्जी जब कहीं पर भी एनर्जी इमिट हो रही होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एक लाइन दे दीजिए कि हाँ, चलिए, तो एक लाइन लिख दीजिए कि ऑब्टेन्ड बाई, ये कैसे मिलेगा, तो लिख दीजिए कि ऑब्टेन्ड बाई एनी, क्या, ऑब्टेन्ड बाई एनी इनकैंडिसेंट, ये वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, इनकैंडिसेंट बॉडी ना, इनकैंडिसेंट बॉडी। तो अब जैसा देखिए इमिशन स्पेक्ट्रम है, इनकैंडिसेंट बॉडी हम लोगों ने जनरल में लिख दिया, इनकैंडिसेंट बॉडी, यानी कि यू समझिए कि कोई लुमिनस बॉडी ना, कोई लुमिनस बॉडी यूज कर लेते हैं, कोई लुमिनस बॉडी। चलिए, अब इमिशन स्पेक्ट्रम, सवाल यह है कि इमिशन स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप कौन सा हो गया भाई, फर्स्ट टाइप पहले देखिए, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, दूसरा पार्ट हो गया बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। और तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, तीसरा पार्ट हो गया कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या होगा, अब यह किस स्टेट में मिलता है, नाउ द क्वेश्चन, कि यह सब्सटेंस के किस स्टेट में मिलेगा ना। चलिए, तो ये मिलता है एटॉमिक स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में मिलता है। ओके, ये होता कैसा है, ये लाइन होता है, लाइन होगी, सिंगल लाइन होगी, लाइन लीनियर होगा, लाइन होगी ना। तो आप कह सकते हैं कि लीनियर होगा, मीन्स कि लाइन होगी। हो गया। अब आ जाइए, जैसा इसका देखा जाए बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, तो बैंड स्पेक्ट्रम ये मिलता है मॉलिक्यूलर स्टेट में मिलता है। और ये किस में मिलेगा, तो ये मिलेगा कलेक्टिव कह सकते हैं कि कलेक्टिव कंपाउंड्स के रूप में मिलेगा ना, कलेक्टिव कंपाउंड्स, यानी कि ये मिल सकता है किसमें, सॉलिड में, और किसमें, लिक्विड में, कलेक्टिव फॉर्म में भी मिलेगा। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा, यानी एटॉमिक फॉर्म में कब होगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई गैस ले सकते हैं हम लोग, गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस एटम के फॉर्म में मिलेगा। अब ये जो बैंड स्पेक्ट्रम में एक्चुअली क्या होता है, तो ये होता है ग्रुप ऑफ लाइंस ना, ग्रुप ऑफ लाइंस होता है। तो ग्रुप ऑफ लाइंस वही कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं, ग्रुप ऑफ लाइंस होता है ना, ग्रुप ऑफ लाइंस सिचुएटेड at very close distance, situated at very close distance। यस, तो ये चार्ट बनाइए तो फर्स्ट जल्दी से,
हाँ, यहाँ से निश्चित ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपसे। एक स्पेक्ट्रम पर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, और नहीं तो फिर स्पेक्ट्रम के नंबर ऑफ लाइंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आएगा। जस्ट इसके बाद अभी आने जा रहा है। चलिए नोट करिए जल्दी से। हाँ देखिए यहाँ पर, तो यह गैसियस एटम से रिलीज होता है, तो या तो गैसियस रहे या नहीं तो वेपर फॉर्म में रहे, या तो गैसियस एटम हो या तो वेपर एटम हो, एटम के फॉर्म में हो। हो गया भाई। चलिए अब एक बात ध्यान देंगे कि चाहे एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो, ठीक है, चाहे एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो या चाहे बैंड स्पेक्ट्रम हो या चाहे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में तो कलेक्टिव है, वो है ही, ग्रुप में होता है तो वह कलेक्टिव उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि उसमें ऑल वैल्यूज आर प्रेजेंट, ऑल वैल्यूज आर प्रेजेंट, ऑल वैल्यूज आर प्रेजेंट, इसमें सभी वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं, उसमें सभी वैल्यू प्रेजेंट होती है, ठीक, हाँ उसमें सभी वैल्यूज प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ द लाइंस, ओके, अब जरा देखिएगा कि कभी भी दो मॉलिक्यूल का बैंड स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्टेट में आता है बैंड स्पेक्ट्रम, तो कभी भी दो ग्रुप का यानी कभी भी दो मॉलिक्यूल का बैंड स्पेक्ट्रम समान नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे कहीं पर भी दो लाइन स्पेक्ट्रम, दो एटम के लाइन स्पेक्ट्रम यानी कि दो एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम कभी समान नहीं हो सकते। तो नेवर टू बैंड स्पेक्ट्रम, never two band spectrum obtained, never two band spectrum obtained by different molecules be same, यानी नेवर कभी नहीं, टू बैंड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बी सेम, कभी भी दो मॉलिक्यूल के द्वारा प्राप्त बैंड स्पेक्ट्रम एक समान नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे कि नो टू लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एटम बी सेम, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए एक लाइन जैसा कहीं पर देखिए जगह बना के लिख दीजिए, नो टू लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एटम, देखिए यहाँ पे एटम है, एटम्स कैन बी सेम, मीन्स कि कभी भी दो एटम का लाइन स्पेक्ट्रम एक समान नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे दो मॉलिक्यूल का बैंड स्पेक्ट्रम समान नहीं हो सकता। हमेशा जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा किस फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म में होगा, यानी कि या तो वह एटम के फॉर्म में हो, चाहे वह गैस एटम हो या चाहे वह वेपर के फॉर्म में एटम हो। और हमेशा जो बैंड स्पेक्ट्रम होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो बैंड स्पेक्ट्रम हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। इनकैंडिसेंट यानी कि लुमिनस बॉडी कोई हो या हाई टेम्परेचर पर किसी बॉडी को रखा गया हो, तब यह इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्लियर हो गए? तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखा कि इमिशन स्पेक्ट्रम तीन टाइप के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम तीन टाइप के होते हैं, पहला लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम, तीसरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वह होता है जिसमें सभी वैल्यूज पाई जाती है, जैसे मान लीजिए कि 500 एंगस्ट्रॉन है तो 500 भी पाया गया, 501 भी पाया गया, 502 भी पाया गया, 510 भी पाया गया, नहीं सारी जो खोजे वो मिले, तो वह होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम ही होता है, लेकिन वो लाइंस एक दूसरे की बड़ी क्लोज होती हैं, लेकिन वो लाइन बैंड होती हैं, यानी कि थोड़ा तिरछी होती हैं, घूमी हुई होती, कर्व बनाती हैं, इसीलिए नाम पड़ा उनका बैंड स्पेक्ट्रम। और लाइन सिंगल लाइन होती है और नॉट क्लोज डिस्टेंस पर नहीं होती, दूर दूर होती है, सिंगल वैल्यूज होती हैं,
लाइन होती है उसे कहते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्टेट में लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ये सब क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम में एटॉमिक ट्रांजिशन में क्या मिलता है? लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम से देयर विल बी ए सिंगल वैल्यू, यानी एक फिक्स वैल्यू होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लाइमन का फर्स्ट वेवलेंथ, लाइमन की पहली लाइन, तो लाइमन की पहली लाइन जानते हैं कि 912 है, तो 912 एंगस्ट्रॉम दैट इज द फिक्स। अब इसके बाद अगली वैल्यू क्या मिलेगी? तो अगली जो सेकंड लाइन निकालें तो पता चलेगा कि क्या मिलेगी अभी। फिर इसकी वैल्यू, तीसरी वैल्यू निकाला जाए, चौथी निकाले तो फिक्स वैल्यू आ रही ना, तो फिक्स लाइन हो गई ना वह। और ऐसे जैसे हमारी अंतिम लाइन क्या होगी? तो अंतिम लाइन आप कहते हैं कि 1215 होगी ना, 1215 10 कुछ 1215 1216 होगी, तो 1216 दैट इज द फिक्स वैल्यू। तो क्या बीच में सारी वैल्यू मिल रही है? नहीं, इसलिए से बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, तैयार हो गया फर्स्ट क्लास? क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं कि धुनाई हो रही है? तो हम लोग धुनाई कर रहे हैं किसका? स्पेक्ट्रम। ओके, P100 फिजिक्स, मैं STP सर। चलिए तो और आगे शुरू करते हैं। अब ये हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम, एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हेडिंग डाल दीजिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आइए देखा जाए ये क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलिए देखते हैं ये क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सिंपल सी बात है भाई, एब्जॉर्प्शन कोई लाइन एब्जॉर्ब हो जाए, तो मान लिया कि हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया किसी पर, व्हाइट लाइट हम किसी सब्सटेंस पर इंसिडेंट किया, चाहे वह एटॉमिक स्टेट में है, चाहे वह मॉलिक्यूलर स्टेट में है, चाहे वह कलेक्टिव फॉर्म में है, हमने इंसिडेंट किया लाइट, व्हाइट लाइट। तो जिस स्पेक्ट्रम को, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जिस वेवलेंथ को वह सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता होगा, इमिट करता हो, तो जो जिसको इमिट करता है वह उसी को एब्जॉर्ब करता है। एलिमेंट की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि जो एटम जिस वेवलेंथ का इमिशन करता है वह उसी को एब्जॉर्ब करता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी रेडिएशन, तो वह उसी वेवलेंथ को, जो एटम, जो मॉलिक्यूल, जो कलेक्टिव फॉर्म में सॉलिड या लिक्विड, जिसका एब्जॉर्प्शन करते हैं उसी वेवलेंथ, जिसका इमिशन करते हैं उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। अवश्य है ना, आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे अभी। तो जो जिसका इमिशन करता है उसी का एब्जॉर्प्शन करता है। तैयार हो गया? मेन पॉइंट याद हो गया? जो जिसका इमिशन उसी का एब्जॉर्प्शन, उसी वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन। अब जा देखिए भाई, अब आ जाइए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन पावर में। जैसे सपोज करिए, जैसे सिंपल वे में बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में, जैसे सपोज करिए कि यह एक लाइट है जो XYZ ना, यह एक लाइट है, एक लाइट बीम है जिसमें 3 वेवलेंथ है। हाँ, यह एक लाइट बीम है, बीम ऑफ लाइट, और जिसमें 3 वेवलेंथ है, XYZ से मिलकर बना हुआ है। सपोज दैट तीनों एक फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूअस है ना, मिक्स है, या तो यह XYZ। अब यहाँ पर हम इसको किसी एलिमेंट से गुजार रहे हैं, यानी कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इस पर इंसिडेंट किए इस पर। अब जब इंसिडेंट किए, अब बाहर जो लाइट आई, जो बाहर लाइट मिली, अब उसका क्या क्या मिले हमको। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या बाहर XYZ तीनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। अब बाहर हमको जो मिला वहाँ पे कौन कौन सा हुआ। अच्छा, अब यह इसके विषय में यह कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यह जो एटम्स हैं ना, जैसे मान लीजिए कि वेपर है, सपोज करिए वेपर फॉर्म में है, तो अब ये जो एटम है, सपोज करिए कि वेपर्स ना, एंड इट इमिटेड वेपर्स फॉर्म, इन वेपर फॉर्म, एंड इट इमिटेड wavelength y,
वेवलेंथ वाई, यानी कि यह जब अकेले इनकैंडिसेंट फॉर्म में होते हैं, यानी कि लुमिनस फॉर्म में जब ये होते हैं तो यह वाई वेवलेंथ इमिट करते हैं, वाई का इमिशन होता है, इनके द्वारा वाई का इमिशन होता है। तो अभी अभी बोला हूँ कि जो जिसका इमिशन करता है वह उसी का एब्जॉर्प्शन करता है। तो अब हुआ क्या, जरा देखिएगा कि अब एक्स वाई जेड 3 वेवलेंथ है ना, और जब इस पर इमिशन हुआ, इंसिडेंट हुआ इस पर, जब इससे पार निकल गए तो यह जिसका इमिशन करते उसी का एब्जॉर्प्शन किए होंगे, यानी कि कौन एब्जॉर्ब हो गया होगा इसमें, वाई एब्जॉर्ब हो गया। अब देखिए क्या हो गया, वाई एब्जॉर्ब, वाई एब्जॉर्ब हो गया, क्यों, क्योंकि वाई का इमिशन करते हैं। तो अब बचा क्या होगा बाहर, तो अब बाहर बचा होगा, अब जब लाइट बाहर यहाँ पे आई, अब इसमें केवल बचा था एक्स और जेड बचा था, एक्स और जेड बचा था, एक्स और जेड बचा था। अब हमने क्या किया, इसको एक प्रिज्म पे डाल दिया, इसको एक प्रिज्म पे डाला, जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो यह स्पेक्ट्रोमीटर है, इस स्पेक्ट्रोमीटर पे डाल दिया, जिसका मेन पार्ट प्रिज्म होता है, मेन पार्ट इसका प्रिज्म होता है। तो और अब हमने इस क्या किया, इसको कहाँ इंसिडेंट करा दिया, प्रिज्म पर, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर पर। अब बाहर हमको क्या मिला, बाहर दो ही वेवलेंथ मिले ना, एक एक्स अलग हो गया, ये था एक्स, और एक कौन मिला, एक वाई तो एब्जॉर्ब हो गया है, एक मिला हमको कौन, जेड, एक कौन मिला, एक्स मिला, एक एक्स मिला, या ऐसे छोड़ दिया जाए, एक एक्स मिला, एक जेड मिला, और वाई के जगह पर क्या हो गया, वाई के जगह पर ये, वाई के जगह पर क्या हो गया, एक काली पट्टी मिली ना, वाई की जगह खाली हो गई। तो खाली को कैसे दिखाऊं, ये कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये है वाई ना, ये है वाई, दिस इज द वाई, और वाई की जगह क्या हो गया, डार्क, काली पट्टी हो गई, क्यों, क्योंकि वाई एनर्जी एब्सेंट हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, अब उसे वाई है नहीं। तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है, तो यह खाली जगह बताता है, वह काली पट्टी आती है, काली पट्टी ये बताती है कि यहाँ पर फला एनर्जी, इस वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, यानी कि वह अवशोषित हो गई है। इसलिए कैसा होता है यह, डार्क, कैसा होता है यह, डार्क। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हाँ, अब यहाँ पर क्या इसका भी कुछ टाइप होता है, हाँ इसका भी टाइप है, बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं, वही है, तीनों बिल्कुल एकदम वही है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पर क्या, लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पर भी है, बिल्कुल वही डिफिनीशन नोट कर देना, कोई नया चीज़ नहीं है। लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बैंड स्पेक्ट्रम है, बैंड स्पेक्ट्रम यहाँ भी है, और फिर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहाँ भी है। अब लाइन स्पेक्ट्रम जानते हैं कहाँ से मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, तो लाइन स्पेक्ट्रम एटॉमिक वेपर और गैस, किस स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में। ओके, चलिए, बैंड स्पेक्ट्रम ठीक वैसे ही मॉलिक्यूलर स्टेट में मिलेगा। क्या सभी के सभी क्या होंगे, सब के सब डार्क होंगे, यह भी डार्क होगा, यह भी डार्क होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो डार्क होना जरूरी है। और ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहाँ पर होता है, तो जानते हैं कि यह सॉलिड एंड लिक्विड में मिलेगा। और कैसा होगा, यह कॉन्टिन्यू होगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ना, तो यह भी कैसा, डार्क सब होने हैं, यह भी डार्क होगा। ओके, तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और यह किस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस, कलेक्टिव फॉर्म में जानते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो कलेक्टिव फॉर्म में। तो यह एटॉमिक फॉर्म में वेपर, एटॉमिक फॉर्म में, यह मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा, तो यह मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा, मॉलिक्यूलर गैसेस हो, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो।
और ये किस स्टेट में होगा, तो यह होगा किसमें, सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में होगा यह कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा। अब तो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की खोज कब हुई, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है क्या, आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। हाँ देख लिए, क्या नोट कर लिए सब कुछ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आइए हाँ चलो भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। आइए देखते हैं क्या है। हाँ अगला पॉइंट है हम लोग का, नेक्स्ट पॉइंट है फ्राउनहोफर लाइंस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए, फ्राउनहोफर लाइंस। अब तो पहला पॉइंट तो यह है कि फ्राउनहोफर लाइंस है क्या, यह स्पेक्ट्रम है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि कहीं पर किसी एनर्जी की खाली जगह है, खाली जगह को डार्क लाइन बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया। तो ये फ्राउनहोफर लाइंस ना, नाम ही देखिए लाइन है, तो एक्चुअली ये है क्या, ये है डार्क लाइंस है, डार्क लाइंस यानी कि ब्लैक पट्टी है ना, ब्लैक स्ट्रिप यानी खाली जगह, एब्सेंट प्लेस ऑफ द एनर्जी है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एब्सेंट प्लेस ऑफ एनर्जी, एब्सेंट प्लेस ऑफ द एनर्जी आप कह सकते हैं। और इसका इन्वेंशन करने वाला सबसे पहले यानी कि सोलर सिस्टम का स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर सिस्टम, स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर सिस्टम फर्स्ट स्टडीड बाय फ्राउनहोफर इन तो मैं, हाँ ये कब किए थे, तो फ्राउनहोफर 1814 में, इन 1814। देखिए तो फ्राउनहोफर नामक साइंटिस्ट, फ्राउनहोफर जर्मनी का रहने वाला साइंटिस्ट था, जर्मन फिजिसिस्ट था। तो ओके, तो यह जर्मन फिजिसिस्ट था फ्राउनहोफर। तो सोलर सिस्टम 1814 ईस्वी में सबसे पहले सोलर सिस्टम का यानी कि सन की जो एनर्जी आ रही है उसका स्पेक्ट्रम बनाना, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करना सबसे पहला स्टडी करने वाला साइंटिस्ट फ्राउनहोफर था। और इसने बहुत सारी लाइंस का इन्वेंशन किया, बहुत सारी लाइंस। और इसकी एग्जैक्ट मैं संख्या आपको बताऊं तो यह स्टडी किया था मोर देन 500 लाइंस। तो देखिए, तो लिख दीजिए आप भी कि मोर देन 500 लाइंस ना की स्टडी किया था मोर देन 500 लाइंस। और इसमें से कुछ फेमस लाइंस हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, एट प्रेजेंट 2500 लाइंस और नन। प्रेजेंट टाइम में 2500 से ज़्यादा लाइंस प्रेजेंट टाइम में ज्ञात है, सबको पता है। और अकेले फ्राउनहोफर ने 500 से ज़्यादा लाइन की स्टडी किया था, जिसमें के कुछ इसकी फेमस लाइंस हैं जिनको कहते हैं D1, D2,
D3 यानी कि डी लाइंस का इन्वेंशन इसी ने ही किया था। और क्या था उसकी वैल्यू, D1 पहले वाली लाइन की कितनी वैल्यू थी, 5895.92424 एंगस्ट्रॉन थी। दूसरी लाइन थी 5889.95 एंगस्ट्रॉन, और तीसरी वैल्यू थी 5875.62 एंगस्ट्रॉन। मीन्स अब आप कहेंगे सर कि ये क्या है D1 D2, तो ये लाइंस हैं जो फ्रॉनहोफर ने D1 D2 का नाम दिया था, ए से लेकर के जी तक का नाम दिया था, और D1 D2 D3 ऐसे ही नाम दिया था। तो D1 D2 D3 ये लाइन नाम ना अब किस बेस पर दिया था, तो वह उनकी ब्राइटनेस के बेस पर दिया था, नाम रखा था, एक चार्ट बनाया था कि कौन कौन सी लाइन प्रेजेंट है। तो सबसे सोलर सिस्टम की में कौन कौन सी लाइन पाई जाती हैं उनका स्टडी करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट फ्रॉनहोफर था। लेकिन तो इसने तो नाम रखा था D1 D2 D3, तो फ्रॉनहोफर ने फ्रॉनहोफर लाइंस नाम नहीं रखा। तो क्वेश्चन तो ये था कि फ्रॉनहोफर लाइंस का इन्वेंशन किसने किया, तो यह फ्रॉनहोफर लाइंस का इन्वेंशन किसने किया, ये क्वेश्चन है। पहले दिन आप पॉइंट नोट कर लीजिए अब जल्दी से कि डार्क लाइंस होती हैं। डार्क लाइन का मतलब क्या हुआ कि ब्लैक स्पॉट होती हैं। मीन्स क्या हुआ कि एब्सेंट प्लेस ऑफ द एनर्जी होती हैं, यानी कि फ्रॉनहोफर लाइंस एक्चुअली क्या हैं, तो आप कहेंगे कि यह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, पहले तो लिख दीजिए कि है क्या। तो आपके एग्जाम में जब एक साल तो यही पूछा था कि फ्रॉनहोफर लाइंस होती हैं, तो लिखा था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, और फिर एक था कि डार्क स्पेक्ट्रम। तो किस पर निशान मारना था, द बेस्ट कौन सा, डार्क स्पेक्ट्रम। पहली बात ये डार्क स्पेक्ट्रम होती है। ये लाइंस कैसी होती है फ्रॉनहोफर लाइंस, तो फ्रॉनहोफर लाइंस कैसी लाइन है, फ्रॉनहोफर लाइंस आर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होती है। फ्रॉनहोफर लाइंस आर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। डार्क लाइंस होती है, ब्लैक स्ट्रिप होती है, एब्सेंट प्लेस ऑफ द एनर्जी होती है। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर सिस्टम फर्स्ट स्टडीड by the Fraunhofer in 1814 and more than 500 lines are studied by this scientist. At present there are 2500 lines are none, and some important lines are invented by the Fraunhofer was the D1 D2 D3. all these are the most important lines। यानी कि ये जो लाइन्स होती हैं हमारी, ये सोडियम एटम में मिलती हैं, ग्राउंड पर सोडियम एटम में मिलती हैं। अब अगला पॉइंट जैसा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स और क्या हैं। चलिए अब क्वेश्चन है हम लोग का कि फ्रॉनहोफर लाइंस ना, हाँ, तो अब इसका ये फ्रॉनहोफर लाइंस जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि फ्रॉनहोफर लाइंस का इन्वेंशन किसने किया। अब है क्वेश्चन हमारा कि फ्रॉनहोफर लाइंस का इन्वेंशन किसने किया। अब यहाँ पे नाम मैं दे दूँ, सब पहला नाम ही रहेगा कि फ्रॉनहोफर ने ही किया था। फ्रॉनहोफर ने ही किया था, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। ये नोट कर लिया सब कुछ। चलिए आ जाइए, आगे आइए। तो फ्रॉनहोफर लाइंस का इन्वेंशन किसने किया, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो फ्रॉनहोफर लाइंस का इन्वेंशन 1802 में ना, 1802 में, तो इन 1802 बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट, और नाम था उसका विलियम हाइट वाल्सन। विलियम हाइट और नाम था वाल्स्टन। विलियम हाइट वाल्सन इसका नाम था। तो फ्रॉनहोफर लाइंस का इसने किया। तो एक्चुअल में फ्रॉनहोफर स्टडी बहुत दिनों से कर रहे थे। और जब यह वाल्सन ने, देखिए वाल्सन, तो जब वाल्सन ने इस लाइन का फ्रॉनहोफर लाइन से इन्वेंशन किया, एक देखिए तो वाल्सन ने क्या किया, तो वाल्सन invented some lines in
सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम ना, सोलर सिस्टम। तो वाल्सन इन्वेंटेड सम लाइन्स इन द सोलर सिस्टम विच आर क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। These lines are called, these lines named as क्या, फ्रॉनहोफर लाइन्स। देखिए, तो अब ध्यान दीजिएगा कि खोजने वाला साइंटिस्ट है वाल्सन, और यह साइंटिस्ट भी काम कर रहा है, ये जर्मन है और यह इंग्लैंड का साइंटिस्ट है, जर्मनी का है। तो वाल्सन ने क्या किया, इसके सम्मान में, फ्रॉनहोफर के रिस्पेक्ट में, इन्होंने क्या किया, अपने खोजे गए लाइन का नाम रख दिया फ्रॉनहोफर लाइन्स। क्लियर? तो अब फ्रॉनहोफर लाइन्स क्या शो करता है, तो ये तो क्लियर हो गए हम लोग कि फ्रॉनहोफर लाइन्स का इन्वेंशन किसने किया। तो फ्रॉनहोफर लाइन्स का इन्वेंशन करने वाला साइंटिस्ट था वाल्सन। क्लियर? और फ्रॉनहोफर जर्मनी का था, उसी के नाम पर इन्होंने नाम रख दिया इसका, फ्रॉनहोफर लाइन्स इसका नाम रखा। हो गया? अब इसका इम्पॉर्टेंस क्यों इतना ज़्यादा है, फ्रॉनहोफर लाइन्स ना बार बार एग्जाम में क्यों पूछा जाता है। चलिए, तो यह क्या शो करता है, अब आइए आगे। फ्रॉनहोफर लाइन्स शोज द presence of helium at the atmosphere of sun, ओके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्रॉनहोफर लाइन्स से इन्वेंशन हुआ था किसका, नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 ड्यूटेरियम, नंबर 4 हैवी वाटर। किस पर निशान मारना था, हीलियम पर। होता क्या है एक्चुअली, अब आइए होता क्या है एक्चुअली। तो एक्चुअली होता क्या है कि यह सन और सन का जो सेंट्रल पार्ट है ना, सेंट्रल पार्ट, सन का सेंट्रल पार्ट, तो सन का सेंट्रल पार्ट का टेम्परेचर मैक्सिमम है T मैक्स, ओके, 6000 से ऊपर, और सेंट्रल पार्ट का टेम्परेचर 10,000 केल्विन से ऊपर है। अब जरा देखिएगा, तो यहाँ पर ये सेंट्रल पार्ट, इसको कहते हैं, सेंट्रल पार्ट को कहते हैं फोटोस्फीयर। हो गया? और जो बाहर का पार्ट होता है ये सराउंडिंग, यानी जिसको एटमॉस्फेयर, सन का एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, ये सन का एटमॉस्फेयर है, इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। कहते हैं। अब यहाँ पर ना देखिए, अब वो क्या रहा होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, न्यूक्लियर